have discussed about electric flux. Today we will discuss about Gauss theorem. Before discussing Gauss theorem, we study about solid angle. What do you mean by solid angle? आपने 11th में चैप्टर सेकंड में स्टडी किया होगा बेटा, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल. ठीक है, प्लेन एंगल सिंपली हम 2D में कंसेप्ट लेते हैं. अगर हम 3D का कंसेप्ट लें, जैसे कोई स्फीयर कंसीडर कर लिया, कोई स्फीयर है. ठीक है, अब ये जो एंगल सबटेंडेड होगा 3D में, उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. या फिर कोई पॉइंट चार्ज है, चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से जो एंगल की फॉर्मेशन होगी इस पॉइंट से, तो यहां से जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल. ठीक है, एंड इस एक्सिस के अलोंग ये एंगल हमने मान लिया अल्फा. तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ओमेगा से नोटेशन देते हैं बेटा सॉलिड एंगल के लिए. सिंपली एंगल हम क्या स्टडी करते थे, आर्क अपॉन में रेडियस. ऐसे ही यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या होगा, एरिया, जो एरिया सबटेंडेड है डिवाइडेड बाय ये जो लाइन ज्वाइनिंग रेडियस जो आर है उसका स्क्वायर. एरिया ds से नोटेशन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब उस प्लेन के साथ अगर एंगल अल्फा सबटेंडेड है, देखो यहाँ से हम ये सॉलिड एंगल स्टडी करें और इसके अलोंग एंगल है, मींस कोस कंपोनेंट अगर हम माने तो ये हो जाएगा ds cos अल्फा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक भी सॉलिड एंगल है और ये cos अल्फा मींस इसके अलोंग कोई एंगल सबटेंडेड है अल्फा या थीटा मान ले, तो हमारे पास हो जाएगा ds मींस एरिया वेक्टर, एरिया के साथ जो एंगल सबटेंडेड है. ठीक है, ds cos अल्फा बाय r स्क्वायर. अब इसका यूज है गॉस थ्योरम में, इसीलिए हमने टॉपिक यहाँ पे रिवाइज किया. वैसे ये टॉपिक 11th में हम स्टडी करते हैं सॉलिड एंगल. तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा गॉस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है, जैसे हमने फ्लक्स स्टडी किया, फ्लक्स के अकॉर्डिंग क्या था, जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी रीजन से पास हो रही है तो वो होता था हमारे पास फ्लक्स. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स. यहाँ पे भी हम फ्लक्स को ही स्टडी करेंगे, बस डिफरेंस ये है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें इमेजिनरी क्लोज सरफेस मानना होगा, चाहे सरफेस क्लोज नहीं है. मान लो हम हेमिस्फीयर का कंसेप्ट लें तो इसे हमें क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, देन हम इस पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं. मींस सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through an closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge times the total charge of this closed surface. मीनिंग समझो बेटा, जो फ्लक्स फाई है हमारे पास वो इक्वल होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज. अब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज होगा, बट क्लोज सरफेस पे होगा. जैसे हमने फ्लक्स फाई फाइंड आउट किया था E डॉट ds या EDS cos अल्फा, यहाँ पे हम लेंगे क्लोज इंटीग्रल के साथ, तो इसका रिजल्ट आएगा Q by epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity in free space. We have already discussed in this chapter. Okay, तो फाई आ गया हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, where E is the electric field intensity and ds with the area vector. Clear it? Q with the charge and epsilon naught with the permittivity in free space. ये है गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा हमें क्लोज
सरफेस भी लेना है, क्लोज इंटीग्रल के अंदर ही हमारे पास चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल का कंसेप्ट किस टाइप से यूज हुआ, गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव करेंगे एंड उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि किस टाइप से अगर चार्ज को हम इंटीरियर पे रखें, स्फीयर है, स्फीयर के इंटीरियर में अगर हमने कोई चार्ज रखा तो कितना फ्लक्स लीकेज होगा या फिर कितना फ्लक्स होगा उस सरफेस के अलोंग, कितने फील्ड लाइंस पास होंगी पर यूनिट एरिया, एंड अगर आउटसाइड में अगर हम चार्ज प्लेस करते हैं तो किस टाइप से फ्लक्स चेंज होगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको भी रब कर देते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम ये जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट फाई की वैल्यू आई हमारे पास, इसको प्रूव कर लेते हैं। E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट किस टाइप से हमने फाइंड आउट किया। अब E डॉट ds बेटा, E की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले फाइंड आउट कर चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर लेके चल रहे तो ds क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर। इन वैल्यूज को पुट करो तो फ्लक्स फाई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू में 4 पाई r स्क्वायर। ये तब है जब E एंड ds दोनों सेम पे लाई करे, मींस cos 0, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, E ds cos 0 होगा। 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कट कर देंगे तो हमारे पास फाई के लिए रिजल्ट आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर अ क्लोज सरफेस, ठीक है, स्फीयर अगर हम माने, ये हमारे पास फाई आ गया। अब यहाँ से हम प्रूव करेंगे कूलम्ब्स लॉ। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा हमने स्टडी कर लिया कि फाई है हमारे पास E डॉट ds जो कि है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ से उठा लें कि E डॉट ds का रिजल्ट है हमारे पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है, एरिया है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ds, ये जो एरिया हमने फाइंड आउट किया ये ds मींस एरिया, एरिया क्या होगा स्फीयर के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। इसको सीक्वेंस में लिखो, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट किया था सेम रिजल्ट है यहाँ पे भी, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये किया था हमने पहले भी। अब बेटा फोर्स के लिए हमें पता है फोर्स होता है Q इनटू में E, Q नॉट इनटू में E मान ले, ठीक है, चार्ज के लिए डिफरेंट नोटेशन दे दी। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ गया Q नॉट इनटू में E के लिए क्या वैल्यू है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स आ गया Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर विच इज अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में भी हमने ये स्टडी किया था कि कोई दो चार्जेस हैं, अगर उन दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता था k q1 q2 बाई r स्क्वायर। q1 q2 हम कोई दो चार्ज मानते थे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, कोई दो चार्जेस हैं डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में r स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ का रिजल्ट हम गॉस थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक करते हैं कि अगर किसी स्फीयर के इंटीरियर में एंड एक्सट्रीम पॉइंट पे आउटसाइड द स्फीयर चार्ज को पुट करेंगे तो किस टाइप से फ्लक्स वेरी करेगा। उससे पहले अब सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे हम। कैसे, देखो सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा या ओमेगा। अगर मैं समीशन करूं कंप्लीट स्फीयर के लिए, ठीक है, कंप्लीट स्फीयर के लिए अगर हम इसका समीशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ओमेगा का क्या रिजल्ट आएगा, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या था हमारे पास, एरिया ds डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब जो ds है, एरिया है स्फीयर के लिए 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो हमारे पास कंप्लीट डी ओमेगा का समीशन या फिर टोटल हम स्फीयर का कंसेप्ट लें 3D में तो हमारे पास एंगल कितना आ गया 4 पाई, ठीक है।
अब अगर हम इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में पॉइंट लें तो किस टाइप से वैल्यू चेंज होगी वो करेंगे। एक स्फीयर एज्यूम कर लेते हैं, ये एक स्फीयर है, पहले सिर्फ इंटीरियर का मान लेते हैं भाई, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 एंड सो ऑन अप टू 3 टाइप्स हमने मान लिया कि Q1 चार्ज है स्फीयर के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। एंड इसके लिए हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो फ्लक्स जो 5 है हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये टोटल चार्ज है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल Q से नोटेशन लिख लो चाहे टोटल चार्ज के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Qn तक हम इनके लिए वैल्यू रख देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन अप टू Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भाई टोटल फ्लक्स हो गया इस स्फीयर के लिए जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस सिचुएटेड हैं, ठीक है। अब अगर कुछ चार्ज हम आउटसाइड में सिचुएट कर दें जैसे Q1 Q2 इसको Q3 या फिर Qn मान लो, ठीक है। अब फ्लक्स बताओ कितना फ्लक्स लीक करेगा। तो क्या हम अब फ्लक्स जो फाइंड आउट करेंगे, ये जो टोटल फ्लक्स आया समीशन ऑफ Qi डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस समीशन ऑफ Qi डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दें, नहीं ये रॉन्ग होगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आउटसाइड में कोई चार्ज प्लेस है तो उसके लिए इस स्फीयर का फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा वो देखते हैं। अभी हमारे पास एक ये स्फीयर है, इसके आउटसाइड में हमने ये चार्ज प्लेस कर दी, एक चार्ज से ही मान लेते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस पास होंगी वो इस टाइप से होंगी। अब देखो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस रीजन से पास हो रही है। अगर हम यहाँ पे E डॉट ds की वैल्यू निकालें एंड इस पॉइंट पे E डॉट ds की वैल्यू निकालें तो E डॉट ds मींस E ds cos थीटा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल इस पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड इस पॉइंट पे इसके रिवर्स होगा। मींस एक में हमारे पास वैल्यू आएगी E डॉट ds पॉजिटिव में एंड एक पे आएगी E डॉट ds नेगेटिव में। मींस पॉजिटिव उतनी ही फील्ड लाइंस एंटर की एंड उतनी ही लीव कर दी, तो टोटल फ्लक्स इसके लिए हमारे पास हो गया 0, ठीक है। अगर ऐसे क्लियर नहीं हो तो जो टोटल समीशन हम करेंगे डेल ओमेगा के लिए या डी ओमेगा के लिए तो वो आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि चार्ज आउटसाइड में है। हम सेंटर पे जब चार्ज रख रहे थे या फिर किसी भी पॉइंट पे चार्ज रख रहे थे तो वहां से हम एंगल फाइंड आउट कर रहे थे। अभी एंगल क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई चार्ज किसी स्फीयर के अंदर प्लेस किया है तो उसकी वजह से फ्लक्स होगा चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आउटसाइड में है तो कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उतनी ही फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं एंड उतनी ही लीव कर रही हैं, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी CBSE के एंड नीट IIT के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे।